द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिक्स समूह की प्रकृति और उसके भविष्य पर बात करने वाले हैं। हाल ही में रूस के कजान में जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ और कुछ नए सदस्य भी शामिल हुए, उसके बाद ये संगठन वैश्विक मंच पर एक ऐसी हकीकत बन गया है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज यह दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 35% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का जो सबसे बड़ा सवाल है, वो खड़ा होता है। क्या ब्रिक्स वाकई वैश्विक सहयोग और सुधार का एक असरदार मंच है, जो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती दे रहा है, या फिर ये अपने सदस्यों, खास तौर पर चीन और रूस के अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ जाते रणनीतिक हितों के जाल में फंसकर रह गया है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने के लिए एक बेहद जरूरी और उम्मीदों से भरा मंच है। और मैं ये तर्क दूंगी कि सदस्यों के बीच जो गहरे आंतरिक मतभेद हैं और ताकत का जो असंतुलन है, वो इस समूह की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं और इसके एक मजबूत एकजुट शक्ति के तौर पर उभरने में सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, ब्रिक्स आज वैश्विक मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैर पश्चिमी आवाज के रूप में उभरा है। यह सिर्फ पश्चिम पर निर्भर रहने के बजाय भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का एक शानदार मौका देता है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स विभाजन के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक भलाई के लिए सहयोग का एक मंच है। इसका मकसद मौजूदा वैश्विक संस्थाओं को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनके अंदर सुधार लाना है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, विश्व व्यापार संगठन और दूसरे बड़े विकास बैंकों में समय के साथ सुधारों की पुरजोर वकालत करता है, ताकि वे आज की भू राजनीतिक सच्चाई को दर्शा सकें। इसके अलावा यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आज की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा जमीन तैयार करता है। भारत की पहल पर ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और आतंकवाद रोधी कार्य योजना जैसे ठोस कदम उठाए भी गए हैं। और इस समूह का जो विस्तार हुआ है, जिसमें अब मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया जैसे देश शामिल हो गए हैं, ये साफ दिखाता है कि इसकी वैश्विक अपील बढ़ रही है और ये ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। आपने जो तस्वीर पेश की है, मैं उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। ब्रिक्स की प्रभावशीलता की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इसके सदस्यों के बीच गहरे आंतरिक विरोधाभासों से भरी पड़ी है। सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं जीता जागता उदाहरण है भारत और चीन के बीच का दशकों पुराना सीमा विवाद। हाँ, ये सच है कि 5 साल बाद दोनों नेताओं ने कजान में मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री मोदी को ये साफ-साफ कहना पड़ा कि रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल करना जरूरी है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मुद्दा अभी भी जस का तस बना हुआ है। बात सिर्फ सीमा विवाद की नहीं है, सदस्यों के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। रूस और चीन वे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए आक्रामक तरीके से डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और नए सदस्य जैसे यूएई और सऊदी अरब वे अपनी मुद्राओं को मजबूत करना एक लंबी अवधि के लक्ष्य के तौर पर देखते हैं, न कि किसी जल्दबाजी में। इससे पता चलता है कि उनकी सोच में कितना बड़ा फर्क है। एक असली खतरा ये भी है कि ये मंच चीन और रूस के नेतृत्व में एक पश्चिम विरोधी गुट में बदल सकता है, जो भारत के हितों के सीधे खिलाफ होगा, क्योंकि भारत तो पश्चिम के साथ भी अपने मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहता है। और जहां तक विस्तार की बात है, उसने तो चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ईरान और सऊदी अरब जैसे ऐतिहासिक दुश्मन देशों को एक साथ एक मेज पर लाने से सर्वसम्मति से फैसले लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में ये भी मत भूलिए कि इस संगठन का कोई स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, जो इसकी संस्थागत क्षमता को बहुत सीमित कर देता है। आपने कई अहम मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे लगता है आप ब्रिक्स की जो मूल भावना है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप संस्थागत कमजोरी की बात करते हैं, पर इसी ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना करके दिखाया है कि ये सिर्फ बातें नहीं करता, काम भी करता है।
ये बैंक विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। ये कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं है, ये एक ठोस कार्रवाई है। अभी जो कजान शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र आया है, वो भी साफ तौर पर एक जवाबदेह बहुपक्षीय प्रणाली की मांग करता है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में सुधार की तत्काल जरूरत है। माफ कीजिए, लेकिन ये दलील मुझे ज्यादा ठोस नहीं लगती। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक अच्छी पहल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका पैमाना देखिए। वर्ल्ड बैंक या IMF के मुकाबले ये बहुत छोटा है। NDB की स्थापना एक प्रतीकात्मक जीत जरूर है, लेकिन ये असल में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय उसे एक तरह से स्वीकार करने जैसा है। और ये ब्रिक्स की दुविधा को दिखाता है। क्या ये मौजूदा सिस्टम में एक छोटी सी जगह बनाना चाहता है या एक पूरी तरह से नया सिस्टम खड़ा करना चाहता है? अभी तक के सबूत तो पहले वाले की ओर ही इशारा करते हैं। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात है, ये तो दशकों से चल रही है। आप ईमानदारी से बताइए, क्या चीन, जो खुद एक स्थायी सदस्य है और वीटो पावर रखता है, कभी चाहेगा कि भारत जैसा कोई दूसरा ब्रिक्स सदस्य स्थायी सदस्य बनकर उसके बराबर आ जाए? जब तक इस तरह के बुनियादी विरोधाभास मौजूद हैं, सुधार का ये आह्वान खोखला ही लगता है। ये एक जायज़ सवाल है। शायद आज चीन इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन ब्रिक्स एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां भारत लगातार इस मुद्दे को चीन के सामने उठा सकता है, उस पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है। बिना इस मंच के ये दबाव बनाना और भी मुश्किल होता। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन ब्रिक्स उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक जरूरी मैदान मुहैया कराता है। आप आंतरिक विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ब्रिक्स की असली ताकत इसकी विविधता में ही है। दबाव एक बात है और नतीजे दूसरी। दशकों की बातचीत का नतीजा क्या निकला है? सिफर। किस बिंदु पर हम ये मानेंगे कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? चीन के रणनीतिक हित इस बात में है कि UNSC में शक्ति का संतुलन बना रहे, जिसमें उसका पलड़ा भारी हो। वो इस संतुलन को क्यों बिगाड़ना चाहेगा, खासकर भारत के लिए? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे ब्रिक्स की कोई भी घोषणा या शिखर सम्मेलन हल नहीं कर सकता। देखिए, UNSC सुधार एक जटिल मुद्दा है, मैं मानता हूं, लेकिन ब्रिक्स का एजेंडा इससे कहीं बड़ा है। ये ग्लोबल साउथ का सच्चा प्रतिनिधि बनता जा रहा है। भारत ने G20 और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता के जरिए विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने में नेतृत्व दिखाया है, और ब्रिक्स इस कोशिश को और मजबूती देता है। आज लगभग 30 और देश इस समूह में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। ये क्या साबित करता है? यही कि दुनिया इसे एक समावेशी और लोकतांत्रिक मंच के रूप में देखती है, न कि किसी एक शक्ति के वर्चस्व वाले मंच के रूप में। लेकिन क्या वो विविधता ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? आपने G20 का जिक्र किया, पर G20 में भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा था। ब्रिक्स में उसे चीन और रूस जैसे देशों के साथ संतुलन बनाना पड़ता है, जो बिल्कुल अलग बात है। और जो 30 देश शामिल होना चाहते हैं, क्या ये वाकई ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व की इच्छा है, या ये चीन द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है? भारत ने खुद इस बात पर जोर दिया था कि विस्तार सर्वसम्मति और संस्थापक सदस्यों की दृष्टि के सम्मान के साथ होना चाहिए। यह बयान अपने आप में दिखाता है कि विस्तार की प्रक्रिया और चीन के इरादों को लेकर चिंताएं मौजूद थीं। क्या चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के सामने ये सच में बराबर की साझेदारी हो सकती है, या ये एक ऐसा मंच बनने का खतरा उठा रहा है जहां छोटे सदस्य बड़े सदस्य के एजेंडे का पालन करने पर मजबूर हो जाएंगे? आपका तर्क इस धारणा पर आधारित है कि चीन जो चाहेगा वही होगा, लेकिन यह ब्रिक्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह नहीं समझता। ब्रिक्स सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी एक देश अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं थोप सकता। यही सिद्धांत भारत जैसे देशों को अपनी बात रखने और अपने हितों की रक्षा करने का मौका देता है। भारत ने आतंकवाद रोधी सहयोग और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को ब्रिक्स के एजेंडे में सफलतापूर्वक शामिल किया है। यह दिखाता है कि चीन के आकार के बावजूद दूसरे सदस्य भी अपनी बात मनवा सकते हैं। सर्वसम्मति का सिद्धांत कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब लकवा भी हो सकता है। अब जब ईरान और सऊदी अरब जैसे कट्टर दुश्मन भी
इस समूह का हिस्सा हैं, तो मध्य पूर्व से जुड़े किसी भी अहम मुद्दे पर सर्वसम्मति कैसे बनेगी? विस्तार ने समूह में और ज्यादा मतभेदों को शामिल कर लिया है, जिससे ये और भी कम प्रभावी हो सकता है। ये सहयोग का नहीं, बल्कि गतिरोध का मंच बन सकता है। एक दूसरे के विरोधी देशों का जमावड़ा होने से ये किसी भी मुद्दे पर एक ठोस और एकीकृत स्टैंड लेने में नाकाम हो सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये गतिरोध का मंच बन जाएगा। इसके उलट ये द्विपक्षीय तनावों के बावजूद संवाद के लिए एक बहुत जरूरी चैनल मुहैया कराता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल के लंबे अंतराल के बाद जो बैठक हुई, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर ब्रिक्स का मंच न होता तो शायद ये महत्वपूर्ण संवाद और भी मुश्किल होता। ये तनाव कम करने और गलतफहमियों को दूर करने का एक रास्ता खोलता है। और ये सिर्फ उच्च स्तरीय कूटनीति तक ही सीमित नहीं है। ये आतंकवाद, डिजिटल भुगतान प्रणाली और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे साझा हितों पर व्यवहारिक सहयोग को भी संभव बनाता है। इन मुद्दों पर सहयोग किसी एक देश के वर्चस्व से नहीं, बल्कि साझा चुनौतियों की पहचान से आता है। मैं माफी चाहूंगी, लेकिन एक मुलाकात को ब्रेक थ्रू मान लेना, ये तो खुद को धोखे में रखने जैसा है। उस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि संबंधों के लिए आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का आधार होना चाहिए। उनके ये कहने का मतलब ही यही है कि ये चीजें अभी भी मौजूद नहीं हैं। रही बात आतंकवाद पर सहयोग की, तो यहाँ भी सदस्यों की परिभाषाएं और प्राथमिकताएं जमीन आसमान जितनी अलग हैं। हाँ, कजान घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही का जिक्र है, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या भारत और चीन इस बात पर कभी एकमत हो सकते हैं कि उस आतंकवाद का स्रोत कौन है? नए सदस्यों जैसे ईरान के शामिल होने से आतंकवाद पर एक एकीकृत नजरिया बनाना और भी जटिल हो गया है। यह सहयोग से ज्यादा मतभेदों का मंच बनने का खतरा रखता है। आप मतभेदों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समूह मतभेदों से अछूता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उनके पास इन मतभेदों पर बात करने और साझा जमीन तलाशने के लिए कोई मंच है? ब्रिक्स वही मंच प्रदान करता है। आतंकवाद पर परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन एक आतंकवादी रोधी कार्य योजना का होना कम से कम बातचीत की शुरुआत तो है। ये सदस्यों को इन मुश्किल मुद्दों पर एक दूसरे के नजरिए को समझने के लिए मजबूर करता है। बिना बातचीत के तो कोई समाधान वैसे भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये बातचीत दशकों से चल रही है, और नतीजा क्या है? जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो बातचीत सिर्फ दिखावा बन के रह जाती है। घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन किसी ऐसे देश के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है जिससे कोई दूसरा सदस्य देश अपना सहयोगी मानता हो। ब्रिक्स के भीतर के मतभेद मामूली नहीं है, वो बुनियादी हैं, और वे किसी भी गहरे और सार्थक सहयोग की संभावना को सीमित करते हैं। अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद ब्रिक्स आज की दुनिया में एक ऐसा मंच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया का प्रतीक है, जो विकासशील देशों को वैश्विक एजेंडा को आकार देने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है। ये सिर्फ पश्चिम विरोधी गुट नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये दुनिया के लिए सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रेरणा का स्रोत है। ये टकराव के बजाय संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है, जो आज के तनावपूर्ण माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मानती हूं कि ब्रिक्स की आकांक्षाएं सराहनीय हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इसके सदस्यों के बीच ताकत के असंतुलन और गहरे रणनीतिक मतभेदों से तय होती है। इसे एक प्रभावी वैश्विक शक्ति बनने के लिए इन आंतरिक विरोधाभासों को दूर करना होगा, वरना ये सिर्फ अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों, खास तौर पर चीन और रूस के हितों को साधने वाला एक मंच बनकर रह जाने का जोखिम उठाता है, न कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक सच्ची आवाज। यह तो स्पष्ट है कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके सदस्य देश अपने मतभेदों को दूर करके साझा लक्ष्यों की ओर बढ़ पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, और हमारी ये चर्चा दिखाती है कि इस समूह की क्षमता और इसकी सीमाओं दोनों को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना कितना जरूरी है। इस विषय में अभी और भी बहुत कुछ है जिस पर गौर किया जा सकता है।